मेरे पिताजी लोहट चीनी मिल में कार्यरत थे, एक सिपाही थे यहाँ पे। भाई में कोई रिश्तेदारों ने मदद नहीं किया उस टाइम? नहीं, रिश्तेदारी ने किसी ने भी नहीं मदद की थी। कहो ना प्यार है, उसके बाद मैंने कभी मूवी देखी नहीं। बस पहला वोटिंग मेरे लिए समता पार्टी के लिए मैंने वोटिंग की थी। हमारे जो वाजपेयी जी की छवि है ना, उसके अलावा तो मुझे उसके सामने कोई लगता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कंपैरिजन करें तो दोनों में कौन अच्छे लगते हैं आपको? यदि बीजेपी टिकट दे और चुनाव लड़ने के लिए यदि प्रपोजल करे तो चुनाव लड़ेंगे? 2024 में कांग्रेस का प्रपोजल आपके पास में आता है कि आप पार्टी में आ जाइए, तो जाएंगे? आज मौजूद हैं हम समाज सेवी संतोष झा के पास में। घर बेलाही है जो पंडौल प्रखंड के छोटे से गांव में कहा गिना जाता है। लोहट चीनी मिल का यदि आपने नाम सुना होगा तो लोहट चीनी मिल इसी पंचायत के अंतर्गत आता है। कैसे एक किसान परिवार में जन्मे संतोष झा ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, कैसे बचपन बीता, कैसे पढ़ाई किया, क्या पसंद है क्या नापसंद है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ही है दिल से दिल तक टच करना। कैसे बचपन, कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे परवरिश हुई, शुरुआत कैसे? देखिए, सन 1980 में मेरा जन्म 30 अप्रैल 1980 को बेलाही गांव में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, ये पंडौल प्रखंड में पड़ता है, उसमें मेरा जन्म हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा हमारे यहाँ पे झुमक महासिट एक सरकारी स्कूल है, उससे मैंने प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक हमने वहाँ पे की, 7 तक हमने वहाँ की। फिर 2000 उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल अपने बेलाही में ही, हमारे दादाजी के नाम से है, वैदिक श्री बाल मुकुंद उच्च विद्यालय बेलाही, वहाँ से मैंने 10वीं पास की। उसके बाद साल 1996 में 10+2 मैंने दरभंगा से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया और 1998 में मैं दिल्ली चला गया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। दैन उसके बाद हमने 2001-2003 में मैंने फिर MBA किया। उसके बाद मैं बैंकिंग सेक्टर में आया। बैंकिंग सेक्टर में आया तो चैलेंजेस हमारे लिए बहुत था, क्योंकि प्लेसमेंट के थ्रू मैं गया हुआ था और वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन हुआ था, उसके थ्रू मैं गया हुआ था। लेकिन काफ़ी टफ लाइफ था वहाँ पे, क्योंकि 14-14 घंटे काम करने पड़ते थे और नया बैंक था तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता था। फिर हमने स्विच करके स्टॉक मार्केट में 2005 में स्टॉक मार्केट में मैंने कदम रखा और स्टॉक मार्केट में आज तक मैं हूँ। 18 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, कंटिन्यूसली मैं उसी मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और उसी हिसाब से जो अप्स एंड डाउन्स मेरा चलता रहा। सफलता मुझे 2013 के लास्ट यानी कि 14 के शुरुआती में मिलना शुरू हो गया था। अच्छा, आप साधारण से बता रहे हैं कि गांव में जन्म लिए, पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी लोहट चीनी मिल में कार्यरत थे, एक सिपाही थे यहाँ पे, और उनकी कार्य के दौरान ही 2006 में मौत हो गई थी। अभी पेंशन मिल रहा है मम्मी को उनके बिहाफ पे, और यही काम था। और हम किसान थे। मेरे पास पापा जी के 25 बीघा ज़मीन यहाँ पे जो था वो बंटवारे में मिला हुआ था, तो वो ज़मीन भी थी, लेकिन उपजा जो है उस टाइम हो नहीं पा रहा था, बिकॉज 5-5 साल तो धूप ही धूप है, मतलब बारिश का पता नहीं होता था, तो उस तरह से उपजा नहीं होता था। कभी दाल हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। एक आर्थिक दृष्टिकोण से वही एक जॉब थी जो लोहट चीनी मिल में काम करते थे, उसमें उनको 1800 रुपये तनख्वाह मिलता था। उस टाइम 1800 की वैल्यू हुआ करते थे, लेकिन वो टाइमली पेमेंट कभी मिला ही नहीं। 500, 300, 400 ऐसे करके एडवांस के रूप में मिलता था। फिर भी बचपन जो है हमारी पढ़ाई लिखाई ज़मीन बेच के ही हमारे पिताजी ने करवाया, हमारी शिक्षा पूरी करवाई वहाँ पे। उसके बाद 2001 के बाद मैं खुद खड़ा हो गया था। उसके बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। ट्यूशन से स्टार्ट किया था मैंने अपनी लाइफ, अर्निंग्स मैंने खुद की थी। मैं कोचिंग सेंटर चलाता था वहाँ पे अशोक विहार दिल्ली के अंदर, और अच्छी खासी चलती थी, 4 घंटे पढ़ाता था वहाँ पे। उसके बाद खुद स्टडी की थी। तो संघर्षपूर्ण रहा था मेरा जो लास्ट 5 ईयर्स रहा दिल्ली में, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, और मैं अपने बलबूते पे वहाँ पे स्टैंड किया हूँ। अच्छा, ये जो आपने पढ़ाई की बात की कि आप कोचिंग चला करके खुद पढ़ाई किए, लगा MBA करना है। जी हाँ, बिकॉज देखिए यहाँ पर हमें फील हुआ तब तो उस टाइम, देखिए 10+2 करने के बाद उतनी बुद्धि, 17 साल की उम्र में उतनी बुद्धि होती नहीं थी, तो हमारे प्रेशर से पिताजी ने ज़मीन तो बेच दी। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ दिल्ली गया ग्रेजुएशन करने के बाद, मुझे फील हुआ कि यार मैं तो खुद अर्न कर सकता हूँ, मैं अपनी लैंड क्यों बेचूँ। तब जाके हमने ट्यूशन्स लेना वहाँ पर स्टार्ट किया। पहले 3 महीने तो हमारा बस वही 2 या 3 बच्चे से स्टार्ट की थी। फिर 3 महीने के बाद बच्चे बढ़ने लगे, फिर रिजल्ट्स मैंने देने लगा तो अच्छा रिजल्ट्स आया। उसके बाद बच्चे काफ़ी 150 के ऊपर संख्या में विद्यार्थी आ गए थे, तो काफ़ी फिर रिस्पांस अच्छा रहा था। फिर उसके बाद मैंने पैसा लेना बंद कर दिया था अपने पापा से, और ख़ुद ही अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसी से अर्निंग के बाद जो है मैं अपना वहाँ पर रहता भी था, और कुछ मैं घर पे भी मदद करता था। यहाँ पे आर्थिक रूप से मैं यहाँ पे घर पे भी पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो पढ़ाई में कोई रिश्तेदारों ने मदद नहीं किया उस टाइम?
नहीं नहीं, रिश्तेदारी ने किसी ने भी नहीं मदद की थी। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, ना मैं कमेंट करना चाहूँगा। लेकिन हाँ मतलब सबल थे, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए अपना अपना माइंड होता है कि हम किसको मदद करें या ना करें। लेकिन मेरे पिताजी ने बस वही ज़मीन बेच के ही मुझे पढ़ाया लिखाया, जो भी काबिल बनाया तो वो अपने दम पे ही बनाया उन्होंने मुझे। इसके बाद मैंने खुद प्रयास करके उसको आगे बढ़ा मैं। कब लगा आपको कि हमने अब पैसे बहुत कमा लिए, अब गांव वापस जाना है, समाज सेवा करना है? क्योंकि आपको तो गांव में बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने मदद नहीं किया, आपने बदौलत आपने सफलता पाई, तो फिर गांव की तरफ मूवमेंट होने का जो है, मूव करने का कब इच्छा हुआ? सर देखिए 2014 की बात है। एक लड़की की शादी बाबूबढ़ी में थी और दहेज के कारण क्या हुआ था, मैं किसी रिश्तेदार के पास ही गया हुआ था। वो एससी जाति से थे, पासवान समाज से थे। तो मैंने देखा कि दहेज के कारण उनका शादी बारात आने से मना कर दिया था कि हम बारात जब तक मुझे पैसे आप नहीं दोगे तो ये जो है बारात नहीं पहुंचेगी वहाँ पे। तो ये मेरे बहुत जहन में आया कि यार देखो समाज में अभी भी दहेज प्रथा का इतनी कुरीतियाँ है और गरीबी देखी, वहाँ फूस का घर बना हुआ था। तो वो एक अंदर से जो है ना आवाज़ आई कि नहीं मतलब भगवान ने मुझे सबल बनाया है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके। तो हम एक छोटा सा प्रयास वहीं बाबूबढ़ी से मैंने शुरू किया था। तो मैंने उस टाइम उनको 1 लाख रुपये दिया था, उसमें 50,000 का दहेज था और बाकी खाने पीने का 1 लाख। उसके बाद से मुझे ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, फिर लोगों को प्रचार होगा कि ये पैसा देता है। तब लोगों ने फिर धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू किया। 2014 से हमारी शुरुआत थी, फिर धीरे धीरे करते 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 वो पूरे ज़िले में, आज 9 साल हो गए, पूरे ज़िले में ऑलमोस्ट फैल चुका है। 10 के 10 विधानसभा में। मैं सिर्फ मधुबनी में ही सेवा देता हूँ बिकॉज मैं मधुबनी में पला बढ़ा हूँ, पढ़ाई लिखाई भी मेरी यहीं से हुई है। तो मेरा अभी जो है फ़िलहाल सेवा करने का जो पूरा काम है मैं सिर्फ पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही करता हूँ। लोगों को होता है कि समाज सेवा तब शुरुआत करेंगे या राजनीति तब शुरुआत करते हैं जब बच्चे एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। तो आपके बच्चे वगैरह सभी एस्टेब्लिश्ड हो गए, पढ़ाई वढ़ाई हो गई? नहीं 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 नहीं, अभी मेरे बच्चे अभी फिरजी में अभी एडमिशन करवाया मैंने। बच्चे छोटे ही 11th में है मेरा बेटा और बेटी 9th में है। तो ऐसा नहीं है बिकॉज मम्मी सबल है, वो मम्मी टेक केयर करती है। और मैं भी तो 5 दिन दिल्ली ही रहता हूँ, 2 ही दिन गाँव रहता हूँ। तो 5 दिन में मैं भी खुद टेक केयर करता हूँ अपने बच्चों को, अपने ध्यान देता हूँ। तो उस हिसाब से भी पढ़ाई चल ही रही है और बाकी प्लान है बच्चों को यहाँ से कोशिश करेंगे कि आईटी जो मेरा टारगेट है, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। तो अभी 98.2% बच्चे लाए थे अभी 10th में मार्क्स, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग रहा था और अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इस आधार पे हमने अभी फिरजी में एडमिशन कराया अपने बच्चों का और टारगेट आईआईटी है। उसके बाद बच्चे जहाँ जाना चाहेंगे वो अपनी मेहनत से जाएंगे। फिल्में वगैरह देखते हैं? कम देखते हैं, टाइम कहाँ मिलता है फिल्म देखने का। आज ऑलमोस्ट कहो ना प्यार है, उसके बाद मैंने कभी मूवी देखी नहीं, बस कहो ना प्यार है देखा था। उसके बाद मैंने नहीं देखी है मूवी। टीवी में गदर आई, गदर कह रहे हैं फैमिली वाले की गदर देखो अच्छी है। गदर 1 मैंने टीवी पे देखी थी और गदर 2 चाहूँगा। इस बार दिल्ली जा रहा हूँ, आज तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मंगलवार को नाइट शो में देखे। दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, कोशिश करूँगा फैमिली के साथ गदर 2 देखूँ। अभी रजनीकांत की भी फिल्म आई है, नहीं है, बहुत सारे फिल्म एक्टर, कौन से एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है? देखिए एक्टर में मैं यदि बात करता हूँ तो यदि आप नए में ले लें, जो मैं देखता हूँ तो मुझे ऋतिक रोशन ही लगता है कि एक्टिंग के, बिकॉज मैंने इनकी मूवी देखी थी अभी, उन्होंने सुपर 30 बनाया था तो उस पर देखा था, काफ़ी अच्छा रोल किया था। टीवी पे ही देखा था, हॉल में जाने का टाइम मिलता नहीं है हमें, कभी कभार वो मोबाइल पे भी कभी टाइम खाली रहा तो उस पर देख लिया हमने। तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो ऋतिक रोशन मेरे लिए फेवरेट है, बाकी कोई नहीं है हमारे लिए। बहुत सारे नए नए एक्टर आ गए, जैसे आयुष्मान खुराना की काफ़ी ज़्यादा बातें होती है, बहुत सारे नए नए एक्टर हैं, रणवीर सिंह की बातें होती है। देखिए एक्टिंग की बात करें तो देखिए रणवीर, मैं मूवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी मैंने मूवी देखी है बचपना है। रणवीर जी में जो ऋषि कपूर जी जो एक्टिंग की है उन्होंने, उस तरह से वो जो एक्टर वही पनपा नहीं है, अभी बचपना है, अभी टाइम लगेगा उनको सीखने में, थोड़ा और मेहनत करें तो आगे तक और जाएंगे। ये यदि कोई एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से पुराने एक्ट्रेस कौन से पसंद थे या नए एक्ट्रेस कौन से पसंद आते? देखिए पुराने की एक्ट्रेस बात करें, हम तो ओल्ड मूवीज़ देखा करते थे, तो बैजंती माला मेरे लिए बहुत फेवरेट थी। बहारों फूल बरसाए धर्मेंद्र के साथ उन्होंने किया था, 7 बार मूवी मैंने देखी थी। अभी भी कभी भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं ओल्ड मूवी देखता हूँ, नई मूवी तो मुझे पता भी नहीं होता है। कभी कभार किसी के मुंह से सुन लिया या कान से सुन लिया कि चलो ये ऐसी मूवी है तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ नए मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई ऐसी मूवी आ ही नहीं रही है तो मैं क्या देखूंगा इस चीज़ को। तो नए में जैसे दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आलिया भट्ट की एक्टिंग की लोग जी जी जी, मैं दीपिका पादुकोण की काफ़ी सराहना करता हूँ, काफ़ी अच्छे उन्होंने मूवी दी है हिंदी सिनेमा बॉलीवुड को, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। हीरोइन में मैं दीपिका पादुकोण को मानता हूँ, मैं लाइक करता हूँ।
अब राजनीति के तरफ भी आपका आकर्षण काफ़ी ज़्यादा है। आपने तो लालू जी के दौर में पढ़ाई किया, तो लालू जी की राजनीति, यदि पूरे भारत की राजनीति की बात करें तो लालू जी का राजनीति काफ़ी खौफनाक के रूप में दिखाया गया था, खास करके मीडिया में जो आती थी उनके चेहरे, और वास्तविकता थी भी, अपहरण का बहुत बड़ा रैकेट चलता था वहाँ पे। तो जो आपके यदि पॉलिटिशियन की बात करें तो कौन से पॉलिटिशियन आपने सबसे पहले, ये हम जानना चाहेंगे कि पहला वोट आपने किस पार्टी को दिया था? देखिए, मेरा पहला वोटिंग समता पार्टी, उस टाइम शायद नीतीश जी की सरकार बनाया था। पहला वोटिंग मेरे लिए समता पार्टी के लिए मैंने वोटिंग की थी हमारे ग्राउंड पे। मुझे ऐसे ही याद है, मैं फटा हुआ जीन्स पहन के बीच में लगा करके, ऐसे ही याद है मुझे। पहला वोटिंग मैंने उसी पार्टी के लिए किया था, समता पार्टी के लिए। अभी तो खैर वो जनता दल। कौन से पॉलिटिशियन जो हैं आज के दौर में, यदि पुराने पॉलिटिशियन भी बात करें कि कौन से पॉलिटिशियन अच्छे लग रहे हैं आपको, और नए दौर के कौन से पॉलिटिशियन अच्छे लग रहे हैं? देखिए, नए दौर में तो अभी राजीव प्रताप रूडी जी हैं, जो कि यंग हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं। और पुराने दौर की बात करें, देखिए ईमानदारी अभी तक तो मैं जो देख रहा हूँ नीतीश बाबू का, लेकिन थोड़ा सा कि जिसको भी कुर्सी मिलेगी ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेगा मेरे हाथ से जाए। लेकिन जो एक नीतीश बाबू की छवि है, जो मैं देखता हूँ, अभी तक कोई दाग उन पे नहीं लगा है। और ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने मेहनत काफ़ी की है। लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि ये कुर्सी के लोभी हैं। तो अरे भाई, तो कौन नहीं कुर्सी का लोभी है, ये बताओ ना। तुम्हें बना देगा तो कभी तुम आगे किसी को अपॉर्चुनिटी दोगे? कभी नहीं दोगे। तो ये क्यों ब्लेम लगाते हो? नीतीश जी को निकालो, फलाने को, अगले को अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको कैश करा रहा है, जिस दिन उसके पास से चला जाएगा वो भी कुर्सी छोड़ देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ नीतीश जी की जो रणनीति है, कूटनीति है, और हर एक चीज़ है जो उन्होंने बांध के रखा हुआ है 2005 से 2023 तक, मुझे वो प्रभावित करती है। और मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं की तरह मैं यदि मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ तो उन्हीं की तरह मैं भी बनूँ। वाजपेयी जी अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। मतलब मैं सभी दल का सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन जो वाजपेयी जी की छवि है ना, उसके अलावा तो मुझे उसके सामने कोई लगता ही नहीं है। नंबर 1 पे वही है। आप किसी से भी 100 में 99 बंदे वाजपेयी को नंबर 1 कहेंगे। तो मेरा भी नंबर 1 है उनके लिए, और श्रद्धा है। और काफ़ी मैं फॉलो भी किया हूँ वाजपेयी जी को। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जिस टाइम कुर्सी भी उनकी गिरी थी 1 वोट से, उस टाइम भी मैं वॉच कर रहा था टीवी पे। तो काफ़ी प्रभावशाली लीडर थे हमारे लिए, और एक प्रेरणा स्रोत हैं उस समाज के लिए, आने वाले टाइम के लिए भी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में यदि लीडरशिप की बात करें तो किसमें ज़्यादा आपको बढ़िया लीडरशिप दिखाई दे? देखिए, जिस तरह से मीडिया वाले आदरणीय राहुल जी को पप्पू कह के बुलाते हैं, या ये तो एक मतलब दुष्प्रचार करना, उनको टारगेट करना, वो ऐसे है नहीं। अगला बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आप उसको पप्पू कह रहे हो, बयान कुछ देता है, उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया कुछ और दिखाती है। ऐसा नहीं है। अभी भी जो यंग लीडर हैं, यंग में उन्हें ना मतलब काबिलियत है उनमें, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तक वो मीडिया में उस तरह से प्रचार नहीं किया गया है, उनको सिर्फ पप्पू दिखाया गया है। जहाँ पर भी जानते हैं उनको पप्पू दिखा देते हैं। ये आलू वाला बयान लीजिए, आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं देखा है। उन्होंने क्या कहा था, आधा काट के दिखाया गया है। उन्होंने कहा था कि आलू इधर से डालो, उधर से सोना निकलेगा। पूरा बयान उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो काट छांट के बताया गया था। तो इस तरह से उनको जो है मतलब टारगेट करके, ये तो रणनीति होती है, ये किया जा रहा है। लेकिन यदि मैं मतलब आने वाले टाइम में जो भविष्य देख रहा हूँ, राहुल गांधी में देख रहा हूँ, वो देश को वही एक पार्टी है जो आगे ले जा सकती है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है। वो गरीबों की पार्टी है, और देश में हर एक को, सबको आगे ले जाने के लिए वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं देखता हूं मैं वही बोलता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी में है, नेतृत्व क्षमता है। यदि इसको सही से प्रचार किया जाए, अभी कितना ग्राफ ऊपर गया है ये सब लोगों को पता है। 13% से 39% पे चला गया पॉपुलरिटी उनकी। तो जब ये अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तभी तो ये अच्छा होगा आने वाले टाइम में। है कांग्रेस का जो है बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है, और इस पर काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा कार्यकर्ता लेवल पर भी, और पार्टी आएगी ऊपर। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कंपैरिजन करें तो दोनों में कौन अच्छे लगते हैं? देखिए, मेरे को दोनों में से कोई अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं नरेंद्र मोदी जी, नहीं आगे। हाँ, शासन की व्यवस्था करें, जो उनका स्टाइल है योगी जी का, वो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मिजाज के हैं, और काफ़ी उन्होंने कानून को जो है बिल्कुल मतलब प्रभावित किया है पूरा अपने हाथों में लेकर के, और जो कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त करा है। यूपी में जो इतना जंगल राज था, जिस हिसाब से बिहार में बोलते थे, वहाँ पर आप देखिए सारा सीधा शूट एंड साइट है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, वो सब जानते हैं कि मैं उनको अयोग्य मानता हूँ। वो प्रधानमंत्री लायक हैं नहीं,
जो हिंदुस्तान की आवाम के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। ना उन्हें इतिहास का पता है, ना उन्हें भूगोल का पता है। बस ये मीडिया पे, सारा मीडिया उनके लिए काम करती है। तो दिखाइए ना कितना नॉलेज है उनको। तो बस ये चीज़ है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो है मतलब इनके लिए बेस्ट है। मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री, और भी बीजेपी बहुत सारे लीडर हैं जो कि योग्य हैं, लेकिन उनको आगे आने ही नहीं देते हैं कि वहाँ भी लॉबी चलती है, 3 लॉबी चलती है बीजेपी में। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ जो है मैं वो बोल रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में किसे आप बेहतर समझते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो है वो मैं चिराग पासवान को मैं व्यक्तित्व के तौर पे, पढ़े लिखे भी हैं और एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की बात है, उनमें अंश थोड़ा लालू जी का आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है उनमें, क्योंकि जो मैं तो स्टेटमेंट देखता रहता हूँ, एरोगेंस जो है ना, वो एरोगेंस कम है। वो जातिवाद में जो थोड़ा सा अब ऐसा है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब जो है वो जाति पाति से उठ के काम करना शुरू किया है। तो टाइम लगेगा, थोड़ा 2-4-5 साल और मेहनत करें तो वे आ जाएंगे, मुख्यमंत्री के उस पर आ सकते हैं ये। प्रशांत किशोर नए बिहार को राजनीति देने का विकल्प के रूप में उभर के आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, प्रशांत किशोर जी भी तो खैर, देखिए मैं किसी के बारे में तारीफ़ या बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ वो भी लगे हुए हैं अपने काम के लिए। जन स्वराज के बनाया है इन्होंने संगठन, और वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वही समय लगेगा। वो चाहेंगे कि नहीं मैं 25 में और 30 में मैं विधानसभा में या लोकसभा में आ जाऊंगा, तो ये काफ़ी मुश्किल है, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही समझने में जनता को टाइम लगेगा उनको। तो काफ़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं है। तो एक खुद आए हैं मैदान में, टाइम लगेगा, लेकिन आ सकते हैं ये। अभी लगेगा 7-8 साल टाइम लगेगा उनको संभलने में। अच्छा, आपको यदि बीजेपी टिकट दे और चुनाव लड़ने के लिए यदि प्रपोजल करे तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी जब तक कि हमारी विचारधारा से, जब तक जो पार्टी मिलेगी नहीं, तब तक मैं कोई पार्टी टिकट देगी भी तो मैं अपने कंडीशंस पे ही, मैं जहाँ पर भी, हमें तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मुझे नहीं जानती है, और वहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मुझे पहुँच नहीं है, या मैं कहीं से नहीं मिला हूँ, और कितनी बार मीटिंग्स हुई है। लेकिन देखिए, मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ, और जो मेरी विचारधारा है उससे जो पार्टी हमें मिल खाएगी, मैं उसी के साथ जाऊंगा। और उस पर मैं डेफिनेटली, इलेक्शन तो लड़ना ही है। अभी 24 में ना लड़ूं तो 29 में, हो सकता है मैं 24 में भी फाइट करूं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, यदि मौका देगी तो ज़रूर मैं इसमें सोचूंगा। मैं डायरेक्ट तो अभी नहीं कह सकता, वो समीकरण देखने के बाद, विचारधारा मिलने के बाद, उसके बाद मैं इस पर वर्कआउट करूँगा। जो यात्रा राहुल गांधी का जो था, जो बताते हैं कि मोहब्बत के लिए हमने यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, तो यात्रा के बाद राहुल की इमेज जैसे बिल्डअप किया है, तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में आ सकती है। मैं तो देखिए, आने की तो गारंटी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी मोदी लहर है। तो मैं जानता हूँ ये तो पूरा मीडिया को पूरा हाइप किया गया है, उसको बनाया जाता है न्यूज़। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा 100 से ऊपर सीट 100% आएगी इस बार। कांग्रेस की जो है ना स्थिति ठीक रहेगी और विपक्ष में बैठेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार 2024 के इलेक्शन में 100+ कांग्रेस का सीट है। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगा कि 29 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि 2024 में कांग्रेस का प्रपोजल आपके पास में आता है कि आप पार्टी में आ जाइए, तो जाएंगे? देखिए, अभी तो कांग्रेस के लिए तो नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है। यदि मेरे विचारों से वो सहमत होंगे तो मैं बिल्कुल, पार्टी हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं अपने लेवल पे काम करता हूँ। तो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे तो डेफिनेटली मैं कांग्रेस में जा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी अब आज आप फिर दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, 2 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो बाढ़ का समय है, काफ़ी ज़्यादा कुव्यवस्था आपने भी देखा है कि क्षेत्रों में कुव्यवस्था का आलम है। तो आपने कहा नीतीश जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर ये कुव्यवस्था जो है 20 वर्षों में क्यों नहीं दूर पाए? देखिए, मैं क्या कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार हो, आप एक भी सरकार का अभी कह रहे हैं ना कि बीजेपी अच्छी है, ये क्या कर रही है, और कहाँ पे क्या काम, ज़मीन लेवल पे कहाँ का काम कर रहा है, कोई नहीं। अच्छे किस लिए है? क्योंकि वो करप्ट नहीं है। मैं करप्ट की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार पर्टिकुलरली मैं उनकी बात किया हूँ कि वो बिल्कुल ईमानदार छवि के हैं, तभी जो है जनता उन्हें लाइक करती है, और कहीं भी जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो बीजेपी में जाए चाहे लालू जी के साथ जाए, वो एडजस्ट हो जाते हैं। मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अभी फ्लड आया हुआ है मधेपुरा, मतलब फुलपलास विधानसभा के अंदर, मैं तो झंझारपुर विधानसभा में परसों होकर आया हूँ, आपके साथ ही आपने देखा होगा। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लड है,
और मेरा प्लान है, आज तो मैं अर्जेंट काम से दिल्ली निकल रहा हूँ मैं अभी, लेकिन बट मैं फ्राइडे को आऊँगा तो पहला मेरा टारगेट वही होगा। जो भी मेरे जो है सारे जो उनके पन्नी चुन्नी जो जितना भी होता है, चूड़ा जो भी होता है सामान, वो पहुँचाना मेरा काम है। फ्राइडे को मेरा वहाँ पे है मधेपुरा के अंदर, वहाँ जाऊँगा। करीब 500 परिवार है वहाँ पे जो प्रभावित हैं, उनके बीच में मेरा वितरण होगा।